डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अपनी इस डायरी के कई केस आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, उस केस में मेरा सर फटने को आ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये कोई साधारण केस नहीं था और मैं इस केस में पढ़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी और भाग्य कहते हैं आपको उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ आप जाना नहीं चाहते, लेकिन मंजिल वहीं पर होती है। हफ्ते में एक बार मैं पुलिस स्टेशन जरूर जाया करता था और इस बार भी मैं पुलिस स्टेशन में था। कई दोस्त थे वहां पर, मेरे से नई नई बातें किया करते, मुझसे सवाल पूछा करते और कहते इस केस में तुम्हें क्या लगता है, मुजरिम कौन हो सकता है। और हर बार मुझसे सलाह लेने के बाद वो उस इंसान पर शक ज्यादा करने लगते, इसीलिए मैं ज़रा भी मजाक नहीं किया करता था। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, हल्के दिल से बातें कर सकूं और सामने वाला मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस ना ले, बस हंसी में उड़ा दे। लेकिन यहाँ पर तो मेरी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता था। अगर मैं कह दूं कि इस केस में ये कातिल है, पुलिस वाले उस इंसान को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, उस पर ज़्यादा शक करने लगते थे। इसीलिए शब्दों को ध्यान से चुना करता था मैं। इस बार भी मैं टेबल पर बैठा हुआ देख रहा, वहां पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। हमारे इस शहर में मुख्यमंत्री आने वाले थे तो पुलिस वालों की बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगी हुई, लेकिन एक इंस्पेक्टर मेरे सामने बैठा हुआ सर को खुजाए जा रहा। जैसे ही मैं उसके पास गया, मैं मजाक में पूछने लगा, क्या हुआ, सर के बाल ज्यादा आ चुके हैं जो उखाड़ उखाड़ कर गंजे होना चाहते हो। मेरी तरफ देखकर वो इंस्पेक्टर खड़ा हुआ इज्जत देने के लिए और फिर कहने लगा, यार बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, कैसे कैसे केस मुझे दे देते हैं। अब वो इलाका मेरे पास है, वहाँ पर केस ऐसे आते हैं घटिया से घटिया, कुछ कर नहीं पाते हम। अब देखो नया केस आया है, एक दुकान है उस कस्बे में छोटी सी, वहाँ पर रखी हुई हैं कई सारी गुड़ियाँ और रात के वक्त वहाँ पर चीखने की आवाज़ें आती हैं, बच्चों के नाम लिए जाते हैं। अब बताओ उसमें पुलिस वाला क्या कर सकता है। उन्हें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए ना, किसी बाबा के पास जाएं। वो तो पुलिस के पास आ रहे हैं और मैं भी धमकाकर उन्हें भगा देता हूँ, चले जाओ यहाँ से। अब बताओ मैं क्या करूँ। मैंने उस पुलिस वाले को कहा, फिर भी लोग मुसीबत में हैं, हमारा काम ये थोड़े ना होता है कि हम किसी को पकड़ें जेल में डाल दें। हमारा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखना। अगर उस कस्बे की सबसे बड़ी परेशानी ये है तो आपको वहां पर जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। वो इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखकर कह रहा था, एक बार जाकर आया हूं और मुझे नहीं लगता इस केस को मैं सुलझा सकता हूं। अब FIR दर्ज करें तो किस पर करें। वहां सच में उस गुड़िया की दुकान में चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं तो डर कर भाग गया था, वहां रुका नहीं जा सकता। तब मैंने मुस्कुराते हुए उस इंस्पेक्टर को कहा, फिर भी देखिए आप डर कर आ गए, आपका यह काम नहीं है। चाहे कोई भी हो, कातिल हो या ऐसी कोई शक्ति, आपको वहां पर रुकना चाहिए था ताकि वहां के लोगों को धैर्य मिले, लड़ने की शक्ति मिले। उस पुलिस वाले ने कहा, अच्छा ऐसा धैर्य तो आपके पास है, कैसे कैसे केस सुलझाए हैं आपने, तो ये भी सुलझा दीजिए। मैं मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरे सामने फाइल रख दी और कहने लगे, हमने वहां पर बहुत ज़्यादा पूछताछ की है। एक रात मैं वहां पर रह कर आया हूं, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो गांव वाले पागल से हैं, पहले कभी वो गांव हुआ करता था, फिर वो कस्बा बना। कहा जाता था 15 साल पहले कि एक बड़ा शहर बनेगा और हो सकता है 15 सालों में ये एक जिला बन जाए। देखो 15 साल हो चुके हैं, अब क्या है, वहाँ पर वैसा ही छोटा कस्बा, बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, सोच बिल्कुल अजीब, डरते रहते हैं भूतों प्रेतों से।
मैंने उस पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो आप भूतों पर यकीन नहीं करते? वो पुलिस इंस्पेक्टर ने सर हिलाया था, नहीं। तभी मैंने फटाक से जवाब दिया, तो रात को आप रुक क्यों नहीं पाए थे? वहां से जल्दी क्यों निकल गए? वो पुलिस वाला हड़बड़ी में मुझे कहने लगा, देखिए अब मेरी बात मत कीजिए, आप इस केस को सुलझा सकते हैं तो सुलझा कर दिखाइए। मैं उस केस में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन वहां पर और भी पुलिस वाले थे और उन्होंने भी कहा, इस केस को खत्म कीजिए ना, अगर आप इस फाइल को बंद कर देंगे, कह देंगे, तो सच में ये फाइल बंद कर दी जाएगी। बेचारा बेवजह परेशान है। अब उस कस्बे में कई केस आते हैं, बेवजह झूठी कहानियां सुनाते हैं, भूतों की, प्रेतों की। तो आप ऐसा कीजिए ना, वहां पर एक बार जाकर आइए, यहां आकर कह दीजिएगा कि वहां कुछ नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये फाइल को बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए ना, कंप्लेंट बार बार आ रही है, आप कुछ मदद कीजिए ना। मुझे लगा था ठीक है, एक बार वहां पर जाकर आऊंगा, और वैसे भी ऐसी शक्तियों का सामना मैं पहले भी कर चुका हूं। मेरे पास कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे मैं ऐसी शक्तियों से निपट सकता हूं। और वैसे भी कोई बड़ा केस नहीं है, बस गुड़िया चीखें मारती है। समझने की कोशिश करूंगा, एक रात वहां पर रहूंगा। अगर मुझे लगा कि सब कुछ झूठ है और कोई षड्यंत्र है मशहूर होने के लिए, यहां आकर साफ बता दूंगा। निकल पड़ा था मैं उस गांव की ओर। जब मैं उस सड़क से सफर कर रहा था, उस सड़क को तोड़ा गया था। ऐसा नहीं था कि समय के साथ वो सड़क टूट गई हो, ऐसा लग रहा सच में किसी ने तोड़ा हो। और जंगली इलाके के बीच से निकलने वाली वो सड़क ऐसा एहसास दे रही थी किसी जमाने में यहाँ पर बड़ा हाईवे बनने वाला था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे बनने ना दिया हो। छोटे छोटे कई गांव वहां पर मिल रहे थे, दूर दूर रोशनी मुझे नजर आ रही थी, और मैंने वहां पर पुराने से पुराने घर देखे। लेकिन मैं जैसे जैसे उस कस्बे की ओर बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर खंबे तो लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई। नए नए गार्डन बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन पूरी तरह से वो गार्डन बन नहीं पाए। थोड़ी सी चढ़ाई आई थी और उस पहाड़ के ऊपर कई कंटीली तारें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कहीं यहाँ बड़े बड़े जानवर तो नहीं आते जो सड़कों के बीच आ जाते हों, इसीलिए कंटीली तारें लगाई गई हैं। जब मैं उस कस्बे तक पहुंचा था ना, मैं हैरान था, इसे कस्बा क्यों कहा जाता है, शहर क्यों नहीं कहा जाता? सब कुछ है यहाँ पर, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई थी, बड़े बड़े स्कूल देखने को मिल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं उस शहर के अंदर जाता गया, असल में कस्बा था लेकिन मैं उसे शहर मानता था, मैं उसके अंदर जाता गया, मुझे सच्चाई का पता चलता गया। सारी दुकानें बंद लग रही थी, स्कूल बंद लग रहे थे, लेकिन असल में उसे खोला ही नहीं गया था लंबे समय से। वहां पर आबादी भी बहुत ज़्यादा कम थी, यानी ये कस्बा ही है। दुकानें बनाई तो गई, इस्तेमाल नहीं की गई। और जैसे ही गांव के लोगों से मैं बात करने लगा, पहले वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। बाहर से कोई भी यहाँ पर आया हो, वो उससे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर मैंने बताया कि मैं इस पुलिस स्टेशन से आया हूँ, मैं भी मान लीजिए एक पुलिस वाला ही हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तब वो सब मुझसे पूछने लगे और मदद मांगने लगे। कई केस थे, बड़े बड़े छोटे छोटे, जो अब तक सुलझाए नहीं गए थे, लेकिन एक दहशत वाली आवाज जो वो बार बार बता रहे कि रात को उस इलाके में कोई नहीं जा पाता, इसी कारण ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। आप बस उस गुड़िया को यहाँ से निकाल दीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए वो गुड़िया कौन सी है। मुझे उस जगह पर ले जाया गया। एक बड़ी सी दुकान थी, जैसे 12 से 15 सालों से वो दुकान बंद पड़ी हो। अंदर मिट्टी ही मिट्टी थी, और जैसे ही दुकान का वो दरवाज़ा मैंने खोला, अंदर गुड़िया ही गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। सभी लोग बाहर खड़े, वो उस दरवाजे तक को हाथ नहीं लगाना चाहते थे, डरते थे भूतिया चीज़ों से। उन्होंने मुझे भी मना किया था और कहा था कि डंडे के जरिए दरवाजे को खोलिए और किसी गुड़िया को हाथ मत लगाइए। पहले तो मैं अंदर देखता गया, अंदर हजारों गुड़ियाँ थी। इतना बड़ा हॉल था, नई पुरानी, घटिया डरावनी, हर तरह की गुड़िया वहां पर पड़ी हुई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गुड़िया है जो रात को आवाज करती है।
दरवाजे को बंद किया और गांव वालों से मैं बात करने लगा था। पूछने लगा था, आखिर कौन सी गुड़िया है जो आवाज़ करती है? उससे नुकसान क्या होता है? ऐसा तो नहीं बैटरी से चलने वाली कोई गुड़िया जो रात के वक्त आवाज़ें करती हो? जैसे जैसे शाम का वक्त होता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। पहले लगी हुई भीड़ कम होने लगी थी। मैं उस दुकान से बाहर आया तो भीड़ बहुत कम थी। लोगों से मैं बात कर रहा और वो कह रहे थे कि हम तो दरवाजे को हाथ नहीं लगाते। जो इसका ओनर था, मालिक था, बहुत साल पहले मर गया। लोगों ने इस दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मनहूसियत इस गांव में छा गई। आप देख सकते हैं, कस्बा कहलाने लायक तक नहीं रहा। ये वाला हमारा गांव, शहर तो क्या ही बनेगा। मैंने उनको समझाया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप दुकानों को चलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, होगा। रात के वक्त यहां से जो चीखों की आवाजें आती है ना, नाम लेती है वो गुड़िया नाम, आप रुक कर महसूस कर सकते हैं। रात हो ही चुकी थी तो मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए। मैंने कहा, आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। आसपास कोई घर है जहां पर मैं रुक सकता हूँ? उन्होंने हाथ फैला दिए और कहा, आसपास सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, आसपास के घर भी खाली पड़े हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं, सभी के दरवाजे खुले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांव का कोई भी आदमी इस इलाके में नहीं आता। अंधेरे में यहाँ आने से हम डरते हैं और वो आवाज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ फल लिफाफे में डालकर मेरे हाथ में टांग कर वो सारे गांव वाले पीछे की तरफ जा चुके थे, अपने घरों में दुबक चुके थे। लेकिन मुझे तो यहाँ पर रुकना था। मैं वो आवाज़ों को सुनना चाहता था, मैं वो रहस्य को सुलझाना चाहता था, जानना चाहता था सच क्या है, झूठ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपको असल में आभास करना ही पड़ता है। एक दुकान जिसका शटर खुला था, छोटी सी दुकान, वहां पर एक खटिया रखी हुई थी। दिन के वक्त शायद यहां पर कोई बैठता होगा, मिट्टी नहीं थी उस पर। वहीं पर मैं लेट गया, इंतजार करने लगा। सफर लंबा तय करके आया था, पीठ थोड़ी थोड़ी दर्द करने लगी थी तो मैं वहीं पर लेट गया। ध्यान मेरा उस दुकान की तरफ था। वहां कांच पर भी कई गुड़िया थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी की सारी गुड़िया मुझे घूर रही हों। उसकी तरफ देखते हुए एक खौफ का आभास मेरे मन में फैलता जा रहा था। एक नीरस सी ये दुनिया, ऐसा लग रहा था मैं दूर आ चुका हूं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। रात के 12 बजे का समय था और हल्की हल्की सी फुसफुसाने की आवाज करीब से आने लगी थी। मैं उठकर वो सड़क पर गया, देखने लगा ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन साफ सुनाई नहीं दे रही थी। और अचानक जैसे ही मैं दोबारा खटिया की तरफ जा रहा, एक चीख की आवाज ने मुझे डरा कर रख दिया। भले ही मैं भूतों से नहीं डरता, किसी मुजरिम से नहीं डरता, लेकिन अचानक आप बिना ध्यान के चले जा रहे हों और एक चीख आपके कान के पर्दे फाड़ने पर उतारू हो जाए, क्या करेंगे? टांगे एक पल के लिए कांपेंगी। मेरी भी छलांग लग गई थी और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। कौन चीखा? कौन चीखा? वहां पर कोई नहीं था। जैसे ये चीख की आवाज किसी बच्चे की हो या किसी लड़की की हो, चारों तरफ गूंजी थी और जवाब में पंछी की कोई आवाज या किसी टिड्डे की, कीड़े की कोई आवाज नहीं थी। पूर्ण रूप से शांति थी वहां पर। उसके बाद फिर से एक तेज आवाज आई और इस बार साफ साफ मुझे एक नाम सुनाई दिया, अलीशा। ये आवाज चारों तरफ गूंजी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने नाम लिया हो और मुझे उस तरफ जाना होगा। मैं उस दुकान के करीब गया था और दूसरी बार भी एक नाम लिया गया, लेकिन पहली बार की तरह नहीं। नया नाम था ये, राजकुमार। तेजी से निकला ये नाम उस दुकान के अंदर से आया था। मैंने वो बड़ा सा दरवाजा खोला, थोड़ा घबराया हुआ था। टॉर्च की रोशनी मैं उन गुड़िया पर मार रहा था और यकीन कीजिए, दिन के वक्त वो गुड़िया जितनी भी सुंदर लगती हूँ, रात के वक्त बहुत ज्यादा नीरस सी लगने लगती हैं, बहुत भयानक लगने लगती हैं। एक बार तो आपकी आंखें बंद हो जाएं, आपको एक झलक सी महसूस होती है। मेरे कदम भी जब आगे बढ़ रहे थे, एक एक गुड़िया और हवा के कारण जैसे उनकी पलकें थोड़ी थोड़ी हिल रही,
मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर हर एक गुड़िया मुझे देख रही है और मेरी नज़र जिस तरफ जाती बस गुड़िया ही गुड़िया नज़र आती। लेकिन अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हज़ारों गुड़िया थी वहाँ पर, हज़ारों। कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्यों आवाज़ आ रही है, मुझे वो जानना था। फिर से एक नाम लिया गया, एक लड़की का नाम लिया गया और वो आवाज़ उस दुकान में ऐसी गूंजी थी कि मेरा तो दिमाग घूम गया। एक बड़ी सी दुकान जिसकी छत भी 15 फुट ऊंची हो, अगर कोई तेज़ी से बोले तो आवाज़ ऐसे गूंजती है, आप पहचान नहीं कर सकते आवाज़ किस तरफ से आई है। इसीलिए मेरा दिमाग घूमा और मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। एक बात तो थी, आवाज़ यहीं से आ रही है, लेकिन इतनी गुड़िया में से कहाँ से? गुड़िया से आ रही है या कोई छिपकर चीखें मार रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? आधा घंटा वहीं पर था मैं। आवाज़ें बहुत बार आई, बार बार रिपीट भी वो नाम हो रहे थे, नए नाम भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। गूंजती जा रही थी वो आवाज़ और इन हज़ारों गुड़िया में मैं पहचान नहीं कर पाया। आधे घंटे बाद वहाँ से मैं बाहर आ गया। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आधे घंटे में मैं थक चुका था, सिर्फ खड़ा था, लेकिन फिर भी जब चौकन्ने होकर खड़ा रहना पड़ता है, जान को बचाना पड़ता है, भौंचक्के होकर इधर उधर देखना पड़ता है और एक आवाज़ आपके कानों पर पड़ती हो और आपको मौत का डर लगना शुरू हो जाए ना, थकना शुरू हो जाएंगे आप। मैं भी थकने लगा था, इसीलिए दोबारा खटिया के पास आया। पूरी रात वो आवाज़ें आती रहीं, मेरा दिल घबराता रहा, ना मैं सो पाया ना कुछ कर पाया। अगली सुबह वहाँ पर गांव वाले आए थे और सबसे पहले वो मुझे देखना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ या नहीं, और मेरी सलामती देखकर वो खुश हो गए। मैं भी मुस्कुराकर उनका आदर कर रहा था, लेकिन फिर उस भीड़ के बीच बैठकर कुछ सवाल थे जो मैं उनकी तरफ दाग रहा था। कब से आ रही है ये आवाज़, कहाँ से आ रही है? क्या आप में से किसी ने उस गुड़िया वाली दुकान के अंदर जाकर देखा? गांव वालों ने मुझे जो जो बताया वो और भी ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने कहा ये आवाज़ें 15 सालों से इस गुड़िया की दुकान के अंदर से आ रही हैं। यहाँ कुछ लोगों ने घुसकर उस गुड़िया की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मारे गए। आप अपना ध्यान रखिएगा। हमने पुलिस इंस्पेक्टर को भी ये सब बताया था और शायद शाम के वक्त हम आपको बताना भूल गए या ज़्यादा घबरा गए होंगे। ये बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी। यानी अब मुझे अपनी ज़िंदगी को भी बचाना है। हो सकता है ये कोई श्राप हो जो उस गुड़िया के साथ जुड़ा हो, लेकिन उस गुड़िया की पहचान भी करनी होगी। गांव वालों से मैंने सवाल किया कि कितने लोग इस दुकान के अंदर जा चुके हैं और कितने लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गांव वालों ने मुझे 13 से 14 नाम दिए थे। 15 सालों में 14 लोग इस दुकान के अंदर जा चुके हैं और उनमें से 12 लोग मारे जा चुके हैं। आपका भी पहला सवाल यही होगा ना? वो 12 लोग छोड़ो, जो 2 बचे हैं उनके बारे में बताओ। उनमें से एक यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं दूर जा चुका है, विदेश में, अब भी जिंदा है। दूसरा वो इंस्पेक्टर जो इस गुड़िया की दुकान के अंदर एक रात रहा था और उसके बाद यहाँ पर दोबारा नहीं आया, उसी से मैं मिलकर आया था। यानी ये 2 लोग बचे हैं। लेकिन जो लोग मारे जाते हैं, क्या सच में इस गुड़िया की दुकान में घटने वाली उन घटनाओं के कारण मारे जाते हैं, शराब के कारण मारे जाते हैं, या मामला कुछ और ही है? अब अगला दिन मैं इस गांव में घूमकर ये जान रहा था इस गांव का इतिहास क्या है, ये जो दुकान है इसका इतिहास क्या है, गुड़िया की आवाज़ें कैसे शुरू हुई। गांव वालों से जितनी जानकारी मैं इकट्ठी करता गया, उतनी ही उलझन मुझे ज़्यादा हो रही थी। कुछ लोगों की बातें अलग थी, कुछ लोगों की कहानियाँ अलग थी, जैसे हर कोई डरकर नई नई कहानी बताता जा रहा था। कुछ लोग इसे 20 साल पुरानी दुकान कह रहे थे, तो कुछ 15 साल पुरानी दुकान कह रहे थे। जो इस दुकान का मालिक था ना, वो सिर्फ इस दुकान को नहीं चलाता था, आगे की कई दुकानें उसी की थी और वो बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। यहाँ पर कई बार बच्चों को गुड़िया मुफ्त में दिया करता था। उसके कुछ दुश्मन थे, उसके कुछ दोस्त थे,
लेकिन उसकी मौत इसी दुकान में हुई थी और उसके बाद से इस दुकान में ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये कहानी लगभग समान थी जो हर किसी की ज़बान पर थी, तो मैंने भी इस कहानी को सच्चा माना और बाकी कहानियों पर मुझे अब भी काफ़ी ज़्यादा शक था। जैसे जैसे मैं उस गांव में घूमता गया, मुझे वहाँ पर कई छोटे बड़े स्कूल नज़र आए। एक अनाथ आश्रम नज़र आया और उस अनाथ आश्रम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस अनाथ आश्रम को कभी देखा है। वो स्कूल बंद थे और ये सवाल मैंने गांव वालों से पूछा, आखिर स्कूल बंद क्यों है? उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए इतने ज़्यादा स्कूल चलाए नहीं जा सकते। यहाँ पर सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल बचा है और सभी के सभी बच्चे उसी सरकारी स्कूल में जाते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये अनाथ आश्रम काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे बंद क्यों किया गया है? तो गांव वालों ने बताया कि इस गांव में अब कोई भी अनाथ बचा नहीं है। तो मेरा सवाल था, तो इस अनाथ आश्रम को बनाया क्यों गया? क्या यहाँ पर बहुत कम अनाथ है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहले कभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनाथ हुआ करते थे। कुछ को जैसे परिवारों ने गोद ले लिया और कुछ गायब हो गए। यह शब्द बहुत हैरान करने वाला था। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? भाग गए क्या? गांव वालों ने कहा हाँ, ये तो जैसे मनुष्यत है इस गांव की। यह गांव पुराना है, कुछ को ये गांव पसंद नहीं आता तो वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं किसी को पता नहीं लगता। बच्चे भी गांव को छोड़कर कई बार भाग जाते हैं बड़े शहरों में, सालों बाद शायद किसी को नजर आते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। यह गांव नीरस है, मनहूस है और ये नीरसता की दलदल धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। इसके बाद मैंने गांव वालों से ये भी पूछा था कि यहाँ से कई लोग जो कंप्लेंट करते हैं उनके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं लगता। मैंने फाइल में ये पढ़ने की कोशिश की है, आप में से कंप्लेंट किसने की थी? गांव में कोई मौजूद नहीं जिसने कंप्लेंट की हो। गांव वाले कंप्लेंट करने से जैसे डरते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और रात फिर से मैंने वहां पर बिताने की कोशिश की। आज रात तो उस गुड़िया को मैं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन यकीन कीजिए 2 घंटे वहां पर रहने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे कानों के पास है कोई, मुझे कुछ बताना चाहता है। नाम लेता जा रहा है, नाम लेता जा रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं उस गुड़िया की दुकान से बाहर निकला ना, बाहर से कुछ आवाज़ आई थी। ये आवाज़ साधारण आवाज़ नहीं थी, किसी तेज धार हथियार की थी जो दीवार से हल्का सा रगड़ा गया हो। इसीलिए दुकान से बाहर निकलने की मेरी कोशिश थोड़ी नाकाम थी। फिर से मैंने वो कदम अंदर रखे, पीछे वाली एक खिड़की से मैं बाहर निकला और मैंने देखा मुंह को ढके हुए एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था वार करने के लिए। वहां पर मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया, तेज धार हथियार उसका छीन लिया था, लेकिन उसका चेहरा मैं देख नहीं पाया। उसके पीछे भागा और किसी तरह उसे मैंने पकड़ा। जैसे ही उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, मैं हक्का बक्का था। इस गांव का एक आदमी, वो लड़का जो मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, 18 साल का वो लड़का था, रो रहा था, चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे छोड़ा क्योंकि आराम से बाद में मैं उसे पकड़ सकता था। वो थोड़ा जख्मी था और सुबह जब मैंने उसके बारे में पूछना चाहा, जानना चाहा, तो गांव वालों से मुझे कुछ पता नहीं चला। वो पूरा दिन उसे ढूंढने की कवायद रही हमारी, लेकिन उस लड़के को ढूंढा नहीं जा सका। और गांव वालों का वही जवाब। कई बार इस गांव को छोड़कर लोग भाग जाते हैं, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। गांव वालों के वो जवाब मेरे लिए डरावने थे और इस बार मैं इस गांव की और भी फाइल्स को खंगालना चाहता था। दोबारा इस गांव से मैं बाहर आया। एक दिन मैंने बाहर बिताया। पुलिस स्टेशन में सारी फाइल्स उस गांव से जुड़ी हुई मेरी आंखों के सामने थी और इस बार कुछ ऐसा मेरी नज़र में आया था जो किसी की नज़र में पहले नहीं आ रहा था। ये गांव में ये जो गुड़िया की आवाज़ें हैं, ये सबसे भयानक नहीं है। असल में सबसे भयानक तो कोई और चीज़ है, बच्चों का गायब होना। ये गांव में कई बच्चे गायब हो चुके हैं और कहते हैं वो वापस ढूंढे नहीं जाते। कोई उठाकर ले जाता है या क्या होता है उनके साथ, किसी को इसका जवाब पता नहीं था। लगभग 90 बच्चे गायब हो चुके हैं उस गांव से, 90 बच्चे।
और ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। और उस पुलिस इंस्पेक्टर से मैंने ये पूछा भी था, इतने बच्चे गायब हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस गांव में पुलिस वालों को जाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। तो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, 7 सालों से मेरे अंडर है वो जो इलाका, वहाँ मैं कई बार जा चुका हूँ, गश्त कर चुका हूँ, रात को रह चुका हूँ। वहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है, बच्चे गायब होते हैं और नामो निशान तक नहीं मिलता। किसी से भी बात कर लो, कहाँ गए बच्चे पता नहीं चलता। और रात को वहाँ समय बिताया है मैंने, वो गुड़िया वाली दुकान में भी, वैसे जंगली इलाके में भी, गांव में भी। रात के वक्त वहाँ मुंह ढके हुए कुछ लोग भी नजर आते हैं। मुझे तो गड़बड़ लगती है। वहाँ काला जादू काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं तब आप मदद किससे लेंगे। हर कोई आपके विरुद्ध नजर आएगा। जो बच्चे गायब हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बताई थी कि वहाँ पर ज़्यादातर जो अनाथ बच्चे हैं ना, वही गायब हो रहे हैं। उस दुकान के बहुत पास एक अनाथ आश्रम है। किसी समय उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर कोई अनाथ नहीं रहा। जैसे अनाथ बच्चे गायब होते चले गए। उनकी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। उस अनाथ आश्रम में लोग जाने भी नहीं देते, उसे भी भूतिया कहते हैं, शापित कहते हैं। और गांव वालों का मानना है किसी ने उस अनाथ आश्रम पर कोई काला जादू किया है। अगर उसके अंदर कोई जाता है, उसके बाद गांवों पर बुरी शक्तियां हमला करने लगती हैं। यह जानने के बाद उन बच्चों की जानकारी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने नहीं दी। बच्चों की जानकारी उस अनाथ आश्रम में फाइल्स में पड़ी होगी, तो मुझे वो फाइल्स खंगालनी होंगी। अगले दिन मैं पहुंच गया दोबारा गांव में। गांव वालों से बात की और सच में वो कहानियां वो मानते थे कि उस अनाथ आश्रम में कोई जाना नहीं चाहिए। अगर कोई उस अनाथ आश्रम में जाता है, उसके बाद गांव में बुरी शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन किसी से इजाज़त नहीं लूँगा। मैं रात के वक्त जाऊँगा ताकि वहाँ पर मुझे पकड़ने वाला कोई ना हो। रात के वक्त उस गेट को फांद कर मैं उस अनाथ आश्रम के अंदर था। आगे वाले दरवाजे पर एक ताला लगाया गया था। वो ताला काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उस दुकान से वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। वो भयानक आवाज़ें, कोई ना कोई गुड़िया जैसे चीखती है। मैंने वो ताले को तोड़ा। कुछ समय लगा, लेकिन अब मैं उस अनाथ आश्रम में था। और यकीन कीजिए, अंदर से वो अनाथ आश्रम जो कई सालों से बंद था ना, बेहद भयानक लग रहा था। जैसे जैसे मैं उसके अंदर जाता गया, कई कमरे बने हुए थे। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा सामान वहां पर पड़ा हुआ था। इस सामान का भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो सामान यहाँ पर बिखरा गया था, निकाला नहीं गया। मुझे वो स्टोर रूम चाहिए जहाँ पर सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। वो स्टोर रूम को ढूंढने के लिए मुझे इस 3 मंजिला अनाथ आश्रम के हर कमरे को खंगालना होगा। और ये एक भयानक अनुभव था। जैसे जैसे मैं उस गलियारे से निकलता हुआ हर एक कमरे को देख रहा था। कई बेड लगे हुए थे, बच्चों का सामान और खून के छींटे, ऐसी ढेर सारी चीजें थी वहां पर जो मुझे डरा रही। लेकिन अंततः मैंने उस कमरे को ढूंढ निकाला जहां बड़ी बड़ी उन अलमारियों में कई फाइल्स रखी गई थी। पहली वाली फाइल को जब मैंने खोला, लगभग 17 साल पहले उस रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज किए गए थे। यहाँ सिर्फ इस गांव के वो अनाथ बच्चे ही नहीं आया करते थे, आसपास के अनाथ बच्चे, दूर दूर के शहरों के अनाथ बच्चे यहाँ पर भेजे जाते थे। और माना जाता था कि गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। 45 बच्चे थे यहाँ पर, 45। उसके बाद जैसे जैसे समय आके बीतता गया, 45 से 30 हुए, 15 हुए, 10 हुए, 2 हुए, और धीरे धीरे आगे बच्चों की जानकारी नहीं बताई गई। मैं ढूंढने की कोशिश करता रहा। शायद उसके बाद इस अनाथ आश्रम को बंद कर दिया गया होगा। लेकिन उस रजिस्टर में वो बच्चे जो अनाथ थे, उनके नाम जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरी आंखें खुलना शुरू हो गई थी। यहाँ पर कई ऐसे बच्चों के नाम थे जो लगभग 3 साल पहले भी अनाथ थे। भले ही अनाथ आश्रम में नहीं रखे गए, लेकिन फाइल्स बनाकर यहाँ नाम दर्ज किए जाते थे।
बाद में नाम दर्ज करने भी बंद कर दिए गए। यानी 3 साल पहले इस अनाथ आश्रम का इस्तेमाल हुआ था, भले ही नाम लिखने के लिए ही सही। जबकि कई गांव वाले कह रहे थे इस अनाथ आश्रम में कोई आता नहीं था, इसे खोला नहीं जाता था। शायद कोई था जो यहाँ अंदर आता था, बच्चों के नाम लिखता था। वो नाम बच्चों के जो अनाथ थे, यहाँ पर थे। यही नाम तो बाहर वो गुड़िया लेती है। सारे के सारे नाम मेरी आंखों के सामने थे और यही नाम, इनमें से कुछ भले ही वो गुड़िया नहीं लेती थी, लेकिन ज़्यादातर ये नाम यहाँ पर मौजूद। और अब मुझे लगा वो जो गुड़िया की चीखने की आवाज़ें हैं ना, वो नाम है इस अनाथ आश्रम से, उसका कोई ना कोई रिश्ता तो है। इस केस को साधारण भूतिया केस समझकर मैं यहाँ पर आया था और अब इसमें इतने ट्विस्ट आ रहे थे कि मेरा दिमाग घूमने को आ गया। किसी मुजरिम को आसानी से मैं जाने नहीं दे सकता। मुझे लगता है वो गुड़िया के ज़बान से निकलने वाले वो शब्द यहाँ से गायब होने वाले बच्चों से कोई ना कोई रिश्ता तो रखते हैं। अब मुझे सवाल बड़ों से नहीं, बच्चों से पूछने होंगे। अगले दिन मैं लोगों से बात करने लगा और मुझे एक बात का पता चल रहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा जरूर कर रहे हैं। शायद इस बार मुंह ढककर कोई हमला ना करे, बल्कि सीधा सीधा कर दे और शक किसी को एक दूसरे पर होगा नहीं। कुछ बच्चों को मैंने बहला फुसलाकर घर से दूर लाकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दी, कुछ चॉकलेट दी और मैं उन बच्चों से पूछ रहा था, बताओ बच्चों, तुम्हारे दोस्त थे यहाँ पर कुछ ऐसे जो यहाँ से दूर जा चुके हैं, अब उनकी बहुत याद आती है, होंगे ना ऐसे दोस्त? बच्चे कह रहे थे हाँ हाँ, ऐसे कई दोस्त थे। और यहाँ गांव में कहा जाता है कि बचपन में दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बड़े होने पर आपको वो दोस्त नहीं मिलते। बच्चों से मैंने पूछा, दोस्त नहीं मिलते, ऐसा क्यों? अब कोई पड़ोसी बच्चा आपका दोस्त है और बड़ा हो जाए वो भी, तो आपका दोस्त हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्त दूर चले जाते हैं। बच्चों ने कहा जाते हैं। यहाँ जिसके माँ बाप नहीं होते ना, वो दूर चला जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो उसे अनाथ आश्रम भेज देते होंगे या कोई और परिवार उसे गोद ले लेता है। बच्चों ने कहा नहीं, किसी परिवार के पास नहीं जाते, वो अनाथ आश्रम भी नहीं जाते, वो दूर चले जाते हैं दूसरी दुनिया में। इस दुनिया में वही रह सकता है जिसके माँ बाप हैं। यहाँ माना जाता है कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसे यहाँ रहने का हक नहीं है। बच्चों के ये शब्द, सिर्फ कुछ बच्चों ने ये नहीं कहा था, ज़्यादातर बच्चों ने यही कहा था, उन्हें यही सिखाया गया था। थोड़े बड़े बच्चे वो ये चीज़ें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन छोटे बच्चों से ये उगलवाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। कुछ माँ बाप अब बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते। कई लोगों ने देखा बच्चों से मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो मुझे बच्चों से बात करने देना नहीं चाहते थे। अब मुझे लग रहा था इस गांव के कुछ ऐसे राज भी हैं जो गांव वाले बताते नहीं, लेकिन मुझे पता करने होंगे, तभी तो उस बोलने वाली गुड़िया से पर्दा उठेगा। आखिर है कौन वो? या उस अनाथ आश्रम के वो बच्चे जो गायब हुए हैं, कहाँ गए वो? मुझे सारी की सारी जानकारी चाहिए और इसके लिए रात का इंतज़ार करना होगा मुझे। शाम होने से पहले पहले एक औरत की लाश पेड़ पर टंगी हुई पाई गई। किसी ने उस औरत को मारा था, बहुत बेरहमी से मारा था। उसका गला काटा था, उसकी आंखों में कुछ गाड़ा गया था, शरीर पर कई निशान थे और पूरी तरह से नग्न अवस्था में उसकी लाश को पेड़ पर टांगा गया था। रात के वक्त वहां पर पुलिस वाले आए थे, तस्वीरें खींची, पूरी की पूरी केस स्टडी की और वहां से चले गए। इंस्पेक्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आप तो यहीं पर हैं ना कुछ दिनों के लिए, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं, अब जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा मान लेंगे। रात के वक्त इस गांव में रुकना हमारे लिए सही नहीं होगा। अब गांव के लोग ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते तो मुश्किल होती है। दोबारा यहाँ पर मैं राउंड लगाऊंगा और जिसने भी इस औरत को मारा होगा हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे अगर कातिल को ढूंढा जाए। अब ये गांव वाले सही से बताते नहीं तो कातिल को ढूंढा कैसे जाए? मैं तो गांव में ही था और मुझे अभी खास चीज का पता लगा। ये जो औरत थी ना, इसका जो पति वही 18 साल का लड़का था। इसकी उम्र 21 साल थी,
वो लड़की की उम्र 18 साल थी। वो गायब हो चुका है। जिसने मुझ पर हमला किया वो गायब हो गया। उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा गया और उसका एक बच्चा जो घर में अकेला है, अनाथ है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी, उस पर काफी ज्यादा नजर रखनी होगी। तो मैंने एक तरकीब लगाई। शरीर को मैं भी ढकूंगा, मुंह को भी ढकूंगा, कपड़े बदल कर यहाँ घरों के ऊपर छिप जाऊंगा ताकि कोई मेरा पीछा ना कर पाए। और छिपकर मैं देखूंगा आखिर उस बच्चे के साथ कुछ होता है या नहीं। बच्चे के लिए खाने पीने की चीजें उसके घर में मैंने रख दी थी। आस पड़ोस वालों को कहा था कि बच्चे का ध्यान रखना। आस पड़ोस वाले भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं एक छत पर उस घर के बिल्कुल सामने दूर से आ रही उस दुकान की वो आवाजें मुझे परेशान कर रही थी। बच्चों के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे पर था जो अनाथ हो गया है। और जैसा यहाँ कहा जाता है, अनाथ बच्चे इस दुनिया से दूर चले जाते हैं, यहाँ गांव से दूर चले जाते हैं। कोई उठाकर ले जाता है क्या? मुझे देखना होगा। मैं नीचे देख रहा था। कई गांव के लोग, ज्यादातर मर्द, अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं, बाहर झांक रहे हैं। दरवाजे खोल रहे हैं, बाहर झांक रहे हैं। बार बार ऐसा लोग करते जा रहे थे और मुझे लग रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर चल रही है। और धीरे धीरे कई लोग घरों से बाहर आने लगे थे मशालें लेकर, और उस बच्चे के घर के आसपास खड़े होकर बातें करने लगे। दोनों तरफ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था और भीड़ 40 से 50 लोगों की थी। उस बच्चे के घर के आगे दरवाजे के पास भी कुछ लोग खड़े थे, मुंह थोड़ा सा ढका हुआ। क्योंकि मैं छत पर था, आसानी से देख सकता था, लेकिन अगर कोई नीचे होता बच्चे के पास नहीं जा पाता। एक आदमी ने दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोला और बच्चे के मुंह पर हाथ रखा ताकि बच्चा चीख ना पाए। बच्चे को उठाया और पूरी की पूरी भीड़ आगे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिमाग में जो चल रहा था मैं उसे बयां नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे शक हो रहा था, यहाँ कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। वो पूरी भीड़ जिस तरफ बढ़ने लगी, मैंने मुंह ढका हुआ था। एक तरफ पड़ी हुई वो मशाल को मैंने आग लगाई और मैं भी उस भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगा। किसी को शक नहीं हुआ। कोई अनजान मुंह ढके हुए अगर उनके जैसे कपड़े पहनकर मशाल पकड़कर उनके साथ हो, उन्हें शक कैसे होगा? जिस तरफ भीड़ जा रही उस तरफ मैं जा रहा। गांव से बाहर पूरी की पूरी भीड़ जा चुकी थी। वहां लगा हुआ एक बड़ा बरगद का पेड़, उसके इर्द गिर्द सारे के सारे लोग खड़े हो गए थे। और उसके बाद उस पेड़ के नीचे जैसे एक रास्ता था, एक गुफा बनी हुई जिसके ऊपर रखा हुआ वो पत्थर 5 लोगों ने हटाया और उस गुफा के अंदर पूरी की पूरी भीड़ जाने लगी। जब हम नीचे पहुंचे, नीचे एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था, पत्थर वाला वो हॉल, ईंटें लगी हुई, साफ सफाई अच्छे से की हुई थी और उसके ऊपर पेड़ लगाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कुछ हो ही ना। पेड़ की जड़ों को भी ऐसे घुमाया गया होगा कि कोई शक ना कर पाए और जड़ें नीचे भी ना पहुंच पाए। मशालें चारों तरफ टिका दी गई थी, वैसा ही मैंने भी किया। उस बच्चे को जिसके मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, आगे एक सूली पर लटकाया गया, जैसे क्रॉस का निशान। बाजुएं बांध दी गई, टांगें बांध दी गई। बच्चा हिलना चाहता था, उसे हिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद एक पत्थर का दरवाजा जिसके ऊपर बनी हुई एक भयानक सी मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति हिलती हुई वो बच्चे के पास आई थी और मैं आंखें मलता रह गया। ये क्या मूर्ति चल रही है? भयानक सी राक्षस की वो मूर्ति। वहां आकर उसने कहा, बच्चे की बलि स्वीकार की जाती है। किसे संतान चाहिए? किसे एक बेटा चाहिए? एक आदमी आगे की तरफ बढ़ा, बाकियों ने सर नीचे की तरफ किया जैसे उसे अनुमति दी गई हो। उसने उस आदमी के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा ये बच्चे के रूप में। तुम एक बच्चे को जन्म दोगे, एक बेटे को, जो तुम्हारी बीवी के गर्भ से निकलेगा। शक्ति तुम्हारी होगी, जाओ। वो पूरी भीड़ पीछे हटी और उस बच्चे के पांव के नीचे रखी हुई उन लकड़ियों को वो जीव आग लगाने लगा था। वो बच्चा चीखें मार रहा,
क्योंकि थोड़ी थोड़ी जलन उसे महसूस होने लगी थी और मुझे भी पता लगने लगा था यहाँ क्या चल रहा है। बच्चे गायब हो रहे हैं तो कैसे गायब हो रहे हैं? वो कोई राक्षस है, कोई प्रेत है जो बच्चों की बलि लेता है और बदले में संतान देता है हर किसी को। शायद इसीलिए ये गांव के लोग ऐसी प्रथा को मानते हैं। मैं नहीं मानता। मैं किसी बच्चे की बलि देने नहीं दे सकता। इसीलिए जल्दी से मैं आगे गया और कहने लगा, रुक जाओ, अगर इस बच्चे को मारने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा जैसे राक्षसों का होता है। हंसने लगा वो पत्थर से बना हुआ अजीब सा शैतान और गांव वाले मुझे रोकने के लिए करीब आए और उसने कहा, मुझे तो तभी मारोगे ना जब गांव वालों से बच पाओगे। जो यहाँ आता है जिंदा नहीं बचता। मुझे बलि चाहिए। जलने के बाद जो मांस मैं खाता हूँ उससे शक्ति उत्पन्न करता हूँ और मैं बचा रहता हूँ। मुझे तुम कुछ नहीं कर सकते। गांव वाले जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए आए, उनकी हिम्मत मेरी रिवॉल्वर की गोली से टूटी थी। अफरा तफरी में भागने लगे और जैसे ही मेरी नज़र उस शैतान पर पड़ी, पत्थर का था लेकिन कांप रहा। नीचे पड़ा बड़ा सा पत्थर मैंने उसके कंधे पर मारा और उसकी बाजू टूट गई। भागना चाहता था, उसी दीवार पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पकड़कर मैंने पत्थर के जरिए चूरा बना दिया उसका, और उसके अंदर से काले रंग का धुआं जो ऊपर की तरफ निकला। जानकारी रखता हूं मैं प्रेत आत्माओं की, जिन्न की, ऐसी शक्तियों की। ये लोगों को भटकाते हैं, ये लोगों को शक्तियां देने का वादा करते हैं और बदले में बुराई लेकर आते हैं। और इस गांव पर इस शैतान का प्रकोप था जो गांव वालों को ऐसा बेरहम बना कर रख दिया। बच्चे को लेकर मैं बाहर निकला था। वो भीड़ मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन बंदूक के सामने किसी का कोई बस नहीं चला। दो की टांगों में गोलियां मारी थीं और भीड़ बिल्कुल तितर बितर हो गई। बच्चे को लेकर गांव से बाहर आया था और पुलिस स्टेशन में मैंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद पुलिस वालों के साथ हर घर में रेड मारी गई। उसके बाद उस गुफा में भी कई लाशों के अवशेष मिले। उसके बाद पता लगा जो बच्चे गायब हो रहे थे कि गांव के लोग एक बेटे के लिए ऐसे बलि दे रहे थे, खास तौर पर अनाथ बच्चों की। और एक एक करके राज से पर्दा उठने लगा। गांव वालों ने जब पुलिस के सामने जबान खोलना शुरू की ना, किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस वाले तो गांव के हर एक मर्द को पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे थे, क्योंकि इसमें हर एक शामिल था। इतना बड़ा गांव और इतने ज्यादा लोग, जो इस राज का भांडा फोड़ने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता। वो लड़का जो मुझे मारने के लिए भेजा गया था, मजबूरी में जब मैंने उसका चेहरा देखा, वो बचकर तो भाग गया, लेकिन गांव वालों ने उसे छोड़ा नहीं, उसे मारकर दफना दिया। फिर उसकी बीवी को मारा क्योंकि वो सच बताने वाली थी। बचा उसका बच्चा। अनाथ को यहाँ बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, मारा जाता है, तो उस बच्चे को वहां जलाने वाले थे। ये प्रथा गांव में लगभग 17 साल पहले शुरू हुई थी, जब उस पेड़ के नीचे वो पत्थर वाला प्रेत नजर आया था, जो कहता था कि मैं संतान दूंगा, मुझे बलि दो, मैं संतान दूंगा। वो कोई देवता नहीं था, एक राक्षस था, पुराने समय का पत्थर वाला राक्षस जो इंसानी बच्चों को खाता था। कमजोर था, आसानी से मर सकता था, लेकिन गांव वाले जो अंधविश्वास पर यकीन करते थे, कमजोर थे, उसके झांसे में आए और यही कारण था यह गांव पिछड़ता चला गया। अंत में उस गुड़िया का राज भी मुझे सुलझाना ही पड़ा। वो इतनी ज्यादा गुड़िया, मुझे अब डर नहीं लग रहा था। गांव में जो देखा था उस गुड़िया से क्या डर, और मेरे जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा रहस्य सुलझाते हैं। मुझे गोरखपुर से पुजारी जी को बुलाना पड़ा था, जो एक एक गुड़िया को नीचे फेंक कर उस घंटी को बजाते हुए सबसे पीछे पड़ी हुई उस गंदी सी गुड़िया तक गए और कहने लगे, ये चीखती है, ये चीखती है रात के वक्त। और रात को वो आवाज़ें, वो शब्द जो उस गुड़िया के मुंह से निकलते थे, वो भी अब बंद कर दिए गए। वो कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। इस दुकान का मालिक जो इस सच को जान गया था, उसे मार दिया गया। फिर अनाथ आश्रम में काम करने वाले लोगों को मारा गया ताकि बच्चों को एक एक करके बलि चढ़ाई जाए, ये बात बाहर ना निकल पाए। वो आदमी मर तो गया, लेकिन उस गुड़िया में उसकी आत्मा समा गई। वो किसी का नुकसान नहीं करता था,
लेकिन वो नाम लेता था रात के वक्त। हजारों गुड़िया में लोग पहचान नहीं पाए कि वो गुड़िया कौन सी है और नाम लेती है। उन्हें लगा ये कोई शैतान है। लोग डरते थे, वरना इस गुड़िया को कब का जला चुके होते। वो नाम के कारण ही मैं यहाँ पर आया और इस राज को सुलझा पाया। ये एक बड़ा खेल था जो इस गांव में चला था। लगभग यहाँ पर 125 लोगों को पकड़ा गया था। उन्हें बहुत बुरी सजा मिली, जेल में रहने की। ज्यादातर को उम्र कैद और कई को फांसी। इस केस के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया गया। अगर ऐसी बात देश में फैलती ना कि एक पूरा का पूरा गांव जहां पर ऐसा कुछ होता था, शायद लोग दहल जाते और इससे देश की छवि भी खराब होती। तो इस केस को बिल्कुल गुप्त रखा गया। लेकिन उस गांव में उसके बाद शांति छा गई। ना चीखों की आवाज, ना कोई बलि और ना ऐसा कोई प्रेत जो उन्हें वरदान देता हो संतान का। केस सुलझ गया था, लेकिन उस गांव में मुझे एक विलन की तरह देखा गया। आज भी उस गांव की औरतें मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि उनके पतियों को मैंने छीना। लेकिन मेरा मानना है, जो कोई गुनाह करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही वो 1 हो, 1000 हो या लाखों हो। अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बुरे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो अच्छे लोग मारे जाते रहेंगे। आज भी यही उसूल है मेरा, और इस केस को आज भी मैं जब पढ़ता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। शायद ये मेरी जिंदगी का एक भयानक किस्सा था, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो इससे ज़्यादा भयानक थे। इस डायरी में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं और शायद आगे मैं आपके लिए इससे ज़्यादा भयानक वो किस्सा लेकर आऊँ जो अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। तो अगले किस्से में मिलते हैं। इंतज़ार करिएगा, मैं जल्द ही लेकर आऊँगा आपको वो किस्सा सुनाने के लिए, एक प्राइवेट डिटेक्टिव का भयानक किस्सा उसकी डायरी से।